हेलो लर्नर्स। कुमार क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता ही है, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th हिस्ट्री से चैप्टर नंबर 3 मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। और इस अब तक हम जो है कई वीडियोस के माध्यम से इस चैप्टर का मैक्सिमम पार्ट जो है कवर कर चुके हैं। और आज हम जो है इसका जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, जो कि है रीबिल्डिंग अ वर्ल्ड इकोनॉमी द पोस्ट वॉर एरा, हम इससे संबंधित जो है जो भी हमारे पास इसमें मैटर दे रखा है हम उसको जो है देखने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। चलो अब हम इसकी शुरुआत करते हैं। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट अ mere 2 decades after the end of the First World War. It was fought between the Axis powers, mainly Nazi Germany, Japan, and Italy, and the Allies Britain, France, and Soviet Union and the US. It was a war waged for 6 years on many fronts, in many places, over land, on sea, in the air. हमें जो इस पैराग्राफ में ये हमें बता रहे हैं, ये हमें कह रहे हैं कि जो सेकंड वर्ल्ड वॉर था, दूसरा जो विश्व युद्ध था, जिसकी शुरुआत 1939 में हुई थी, और इसकी हम बात कर रहे हैं लगभग 2 डिकेड के बाद, यानी कि लगभग 20 सालों के बाद जो है एक और जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसकी समाप्ति के 20 साल बाद एक और वर्ल्ड वॉर जो है लड़ा गया, जिसको सेकंड वर्ल्ड वॉर कहा गया, द्वितीय विश्व युद्ध कहा गया। और ये जो युद्ध था ये एक्सिस पावर्स और एलाइज पावर्स के बीच में लड़ाया गया। अब ये एक्सिस पावर क्या है और एलाइज पावर्स क्या हैं, थोड़ा सा इनके बारे में समझ लेते हैं। एक्सिस पावर्स यानी कि धुरी शक्तियाँ, जो कि इनका आपस में फ्रेंडली रिलेशंस तो नहीं थे, लेकिन हर कोई जो है पावर में यानी कि अदर कंट्रीज़ को डोमिनेट करने के लिए जो है चाहते थे। और इसीलिए ये जो है एक होकर जो मित्र देश थे, एलाइज कंट्रीज जो थे, जो मित्र देश, जिनमें ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन और यूएस, ये फ्रेंड कंट्रीज थी, मित्र देश थे। इनके साथ लड़ने वाली जो शक्तियां थी, जिनमें नाजी जर्मनी, जापान और इटली, यानी कि वो सभी कंट्रीज जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो है ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन और यूएस जैसे इनकी आर्मीज़ के साथ जो है लड़ी थी, वो सभी जो कंट्रीज़ थी उनको एक्सिस पावर का नाम यहाँ पर दिया गया है। इनमें मेनली नाजी जर्मनी, जापान और इटली थे, जो कि एलाइज कंट्री के साथ उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल थे। ये जो युद्ध था ये लगभग 6 साल तक चला, बहुत सारे जो है फ्रंट्स पर, बहुत सारी जो है जगहों पर आप कह सकते हैं, और बहुत सारी प्लेसेस थी जहाँ पर ये लड़ा गया। और वो ज़मीन पर, आसमान पे और समुद्र में, तीनों जगह पर ये युद्ध लड़ा गया था। और लगभग ये युद्ध जो है 6 साल तक चला था। वंस अगेन डेथ एंड डिस्ट्रक्शन वॉज इनॉर्मस। एट लीस्ट 60 मिलियन पीपल और अबाउट 3% ऑफ द वर्ल्ड्स 1939 population are believed to have been killed directly or indirectly. As a result of the war, millions more were injured. अभी हमें बता रहे हैं कि जो ये युद्ध था, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी बड़े पैमाने पर मृत्यु हुई, बड़े पैमाने पर तबाही देखने को मिली, विनाश देखने को मिला। और ये सभी उसमें बड़े पैमाने पर जो है देखने को मिला, विशाल डिस्ट्रक्शन, विशाल ये कह सकते हैं, हम कह सकते हैं, सिंपली कहें विशाल विनाश और मृत्यु हमें उसमें देखने मिली। और कहने लगभग 60 मिलियन पीपल, 60 मिलियन पीपल, यानी कि लगभग 6 करोड़ पीपल्स, जो कि उस समय की जो आबादी थी 1939 की जो पॉपुलेशन थी, उस पॉपुलेशन का लगभग 3% पॉपुलेशन की जो है उस समय पर इस वॉर में डेथ हो गई थी। और ऐसा भी माना जाता है कि उस युद्ध की वजह से इससे भी कई ज़्यादा लोग जो है घायल हो गए थे, इंजर्ड हो गए थे। अनलाइक इन अर्लियर वॉर्स, most of these deaths took place outside the battlefields. Many more civilians than soldiers died from war related causes.
Vast parts of Europe and Asia were devastated, and several cities were destroyed by aerial bombardment or relentless artillery attacks. The war caused an immense amount of economic devastation and social disruption. Reconstruction promised to be long and difficult. अब देखो ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में हमें बता रहे हैं कि जैसा कि जो पहले के वॉर्स हुए, ठीक है, उनमें अधिकतर जो डेथ थी वो था क्या, वो तो आपको युद्ध के मैदान में ही देखने को मिली थी। लेकिन इस वॉर में जो डेथ्स थी वो बैटलफील्ड के बाहर ज़्यादा हुई थी। युद्ध के मैदान से जो बाहर के जो हिस्से थे वहाँ पर डेथ्स पहले के मुकाबले अब बहुत ज़्यादा हो गई थी। और कह रहे हैं कि इस युद्ध में बड़े पैमाने पर जो आम नागरिक थे वो मारे गए सोल्जर्स के मुकाबले में, यानी कि जितनी सोल्जर्स की डेथ हुई उससे ज़्यादा तो जो आम नागरिक थे उनकी मृत्यु हुई वार रिलेटेड किसी भी कारण की वजह से। और बड़े पैमाने पर यूरोप और एशिया जो है डिवेस्टेटेड हो गए, यानी कि भयानक तौर पर जो है डिस्ट्रॉय हुए। और कह सकते हैं इसमें बड़े पैमाने पर जो हवाई बमबारी हुई और जो तोपें थीं, इन तोपों से अत्यधिक जो है बमबारी की गई, जिसकी वजह से बड़ा ही नुकसान हुआ। और ये जो सभी जो थे ये सब दयाहीन कह सकते हैं, बिल्कुल किसी प्रकार की कोई दया नहीं दिखाई गई, सामने कौन है क्या नहीं है, बस जो आता गया उसको मारते चले गए। इस वॉर की वजह से बड़े पैमाने पर या अत्यधिक मात्रा में हमें इकोनॉमिक डिवेस्टेशन देखने को मिला, यानी कह सकते हैं आर्थिक तौर से हमें भयानक स्थिति से गुजरना पड़ा। और सामाजिक जो विघटन थे वो भी हमें कहीं ना कहीं दिख रहे हैं, यानी कि समाज के टुकड़े होते हुए हमने उसमें बड़े पैमाने पर देखे। और रिकंस्ट्रक्शन करना, यानी किसी चीज़ को दोबारा से बनाने का प्रॉमिस अगर हम कर रहे हैं तो उसको एक बहुत लंबा समय लगना था और ये करना बहुत ही मुश्किल कठिन काम हो गया था। Two crucial influences shaped post-war reconstruction. The first was the US emergence as the dominant economic, political, and military power in the Western world. The second was the dominance of the Soviet Union. It had made huge sacrifices to defeat Nazi Germany and transformed itself from a backward agricultural country into a world power during the very years when the capitalist world was trapped in the Great Depression. अभी जो पैरा है इसमें हमें दो बातों पर जो है गौर करने के लिए कहा है। कहने दो क्रूशल जो इन्फ्लुएंस थे इस समय पर, ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इन्फ्लुएंसेस थे इस समय पर पोस्ट वार रिकंस्ट्रक्शन में। जब वॉर ख़त्म हुआ उसके बाद जो रिकंस्ट्रक्शन हो रहा था, किसी चीज़ को जो दोबारा से बनाया जा रहा था, ठीक है, इस पीरियड में दो इम्पॉर्टेंट बातें थी। पहला कि यूएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अब बहुत तेज़ी से डोमिनेंट इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, मिलिट्री पावर के रूप में उभरा था वेस्टर्न वर्ल्ड में। पश्चिमी देशों में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बहुत तेज़ी से सामने उभर कर आया, एक मजबूत, प्रभावी आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य शक्ति के रूप में। दूसरी बात जो थी वो ये कि सोवियत यूनियन जो है अब डोमिनेट कर रहा था। सोवियत यूनियन ने भी अपना प्रभाव जो है दुनिया में दिखाना शुरू कर, यानी कि सोवियत यूनियन भी अब बहुत ऐसे पावरफुल तरीके से अपना प्रभाव दिखाने वाला कंट्री बनकर उभरा था। इट हैड मेड ह्यूज सेक्रीफाइस, अब कह रहे हैं बड़े पैमाने पर जो है सेक्रीफाइस हुए, त्याग हुए, क्योंकि नाजी जर्मनी उस युद्ध में बहुत बुरी तरह हारी और जिस वजह से जर्मनी को बड़े पैमाने पर जो है सेक्रीफाइस करने पड़े और वो एक तरह से उसे अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना पड़ा एक बैकवर्ड एग्रीकल्चर कंट्री के रूप में वर्ल्ड पावर से। जबकि वो एक वर्ल्ड पावर हुआ करता था, एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हुआ करता था, ठीक है, लेकिन उस युद्ध ने इसकी नाजी जर्मनी की स्थिति पूरी तरह से परिवर्तित कर दी, चेंज कर दी। और अब जो नाजी जर्मनी था वो एक बैकवर्डेड एग्रीकल्चर कंट्री के रूप में सबके सामने जो है उपस्थित था या उभरा था। और उसके बाद और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि ग्रेट डिप्रेशन की वजह से
जर्मनी जो है बहुत ही बुरी स्थिति से जो है बुरी स्थिति में था, वहाँ से निकला तो उसके बाद जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पहुँच गई, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इस कंट्री की जो एग्रीकल्चर कंडीशंस थी, जो इकोनॉमिक कंडीशंस थी, वो कहीं ना कहीं ख़राब हो गई, जिसकी वजह से जो है एक बैकवर्ड एग्रीकल्चर कंट्री के रूप में बनकर ही ये सिर्फ रह गया था। अब हम जरा आगे देखें तो इसमें इन्होंने लिया है एक पॉइंट दिया है जिसको बोल रहे हैं वो पोस्ट वॉर सेटलमेंट्स एंड द ब्रिटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस। अब ये हमें इनकी बात कर रहे हैं। इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिशियंस ड्यू टू कीज लेसन फ्रॉम इंटरवॉर इकोनॉमिक experiences. First, an industrial society based on mass production cannot be sustained without mass consumption. But to ensure mass consumption, there was a need for high and stable incomes. Incomes could not be stable if employment was unstable. Thus, stable incomes also required steady and full employment. अब देखो इसमें हमें क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं, जितने भी अर्थशास्त्री हैं और जो राजनेता हैं, ठीक है, उन्होंने दो चीज़ें उससे सीखी या दो चीज़ों का उन्होंने लेसन लिया। पहला इंटरवॉर इकोनॉमिक एक्सपीरियंस से, वॉर के दौरान जो भी इकोनॉमिक एक्सपीरियंस से अनुभव हुए, ठीक है, उनसे उन्होंने दो चीज़ों को खास तौर पर जो है सीखा। पहला कि कोई भी इंडस्ट्रियल सोसाइटी, कोई भी औद्योगिक समुदाय, ठीक है, जो कि बड़े पैमाने के प्रोडक्शन पर बेस्ड है, वो सस्टेन्ड नहीं कर सकता, वो बने हुए तब तक नहीं रह सकता जब तक कि उस कंट्री के अंदर बड़े पैमाने पर कंजम्पशन ना होता हो, उपभोग ना होता हो। और इस मास कंजम्पशन को एंश्योर करने के लिए, बड़े पैमाने पर जो उपभोग हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए ज़रूरत है बड़े पैमाने पर हाई और स्टेबल इनकम की, ज़्यादा और स्थिर इनकम की, स्थिर आय की जो है ज़रूरत है। जब लोगों की जो इनकम है, जो अर्निंग है, जो आय है, वो ज़्यादा होगी और फिक्स्ड होगी, स्थिर होगी, ठीक है, तो इससे जो ज़्यादा लेवल पर जो कंजम्पशन है, जो उपभोग है, वो लगातार बना रहेगा। और जब ऐसा होगा तो प्रोडक्शन भी बड़े पैमाने पर आसानी से हम कर पाएंगे। और उन्होंने आगे ये भी कहा कि इनकम्स अगर स्टेबल नहीं होती हैं तो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी अनस्टेबल रहता है। जिस कंट्री में इनकम स्टेबल नहीं है तो मतलब ये है कि उस कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट भी स्टेबल नहीं है। और इसी वजह से स्टेबल इनकम की ज़रूरत महसूस की गई कि इनकम जो है स्टेबल हो और वहाँ के जो पीपल्स हैं वो सारे के सारे फुली एम्प्लॉयड हों, यानी कि सभी के पास रोजगार हो और इसमें जो आय हो, जितना वो कमाते हैं, वो स्थिर हो और ऊंची हो। तभी जो है वो कंट्री जो है बड़े पैमाने पर उस कंट्री के अंदर कंजम्पशन हो पाएगा, उपभोग हो पाएगा। जब उपभोग होगा तो बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन भी देखने को हमें वहाँ पर मिलेगा। बट मार्केट्स अलॉन कुड नॉट गारंटीड फुल एम्प्लॉयमेंट। लेकिन जो मार्केट है, जो बाज़ार है, वो सिर्फ अकेले ही फुल एम्प्लॉयमेंट की गारंटी नहीं दे सकता, वायदा नहीं कर सकता। इसीलिए ऐसी कंडीशन में वहाँ पर गवर्नमेंट को भी कुछ ऐसे स्टेप्स उठाने चाहिए जिसमें वो बड़े पैमाने पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट कर सके। देयरफॉर गवर्नमेंट वुड हैव टू स्टेप इन टू मिनिमाइज फ्लक्चुएशंस ऑफ प्राइजेज, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। इसलिए वहाँ पर ज़रूरत है कि गवर्नमेंट बड़े पैमाने पर ऐसे स्टेप्स ले जिनकी वजह से जो प्राइजेस में जो चेंजेस हो रहे हैं, कीमतों में जो परिवर्तन हो रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्ट्स की, ठीक है, उन परिवर्तनों को वो मिनिमाइज़ कर सके। आउटपुट में जो फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं उनको मिनिमाइज़ कर सके। आउटपुट का मतलब जो भी गुड्स एंड सर्विस को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम उसमें जो चेंजेस हो रहे हैं उन चेंजेस को हम कम से कम कर सकें और एम्प्लॉयमेंट में जो कमी आ रही है उसको हम ठीक कर सकें। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कुड बी एंश्योर्ड ओनली थ्रू द इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। और अगर देश के अंदर आर्थिक स्थिरता की अगर हम बात करते हैं, आर्थिक रूप से हम कंट्री को, देश को स्थिर बनाने की अगर बात करते हैं तो ये तभी सुनिश्चित हो सकता है जब लगातार गवर्नमेंट ऐसी चीज़ों में जो है अपना हस्तक्षेप करे, इंटरफेयर करे। ये तो था पहला लेसन जो कि उस समय के इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिशियंस ने इंटर वॉर के दौरान जो है लिया था। सेकेंड हम बात करें, द सेकेंड लेसन रिलेटेड टू अ कंट्रीज इकोनॉमिक लिंक्स with the outside world, the goal of full employment could only be achieved if
गवर्नमेंट्स हैड पावर टू कंट्रोल फ्लोज ऑफ गुड्स, कैपिटल एंड लेबर। का जो सेकंड लेसन इकोनॉमिक लिंक्स के थ्रू, जो आर्थिक जो चीज़ें थी जिनका जुड़ाव था किसी भी कंट्री का, ठीक है, आउटसाइड वर्ल्ड के साथ, उससे रिलेटेड था। आउटसाइड वर्ल्ड के साथ यानी कि दुनिया के बाकी देशों के साथ एक देश की कैसी आर्थिक गतिविधियों का संपर्क है, ठीक है। दूसरा जो लेसन था वो इससे संबंधित था। और फुल एम्प्लॉयमेंट का जो गोल है, पूर्ण रोजगार का जो लक्ष्य था, ठीक है, ये सिर्फ अचीव तभी हो सकता था जब गवर्नमेंट के पास पावर हो, जब गवर्नमेंट के पास ऐसी शक्ति हो जिनके थ्रू, जिनके माध्यम से वो अपनी गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो को कंट्रोल कर सके, नियंत्रित कर सके। इसके साथ साथ कैपिटल और लेबर का जो फ्लो है उसको भी वो रेगुलेट कर सके और कंट्रोल कर सके। तभी फुल एम्प्लॉयमेंट के लक्ष्य को, पूर्ण रोजगार के लक्ष्य को अचीव किया जा सकता था, प्राप्त किया जा सकता था। Thus, in brief, the main aim of the post-war international economic system was to preserve economic stability and full employment in the industrial world. Its framework was agreed upon at the United Nations Monetary and Financial Conference held in July 1944 at Bretton Woods in न्यू हैम्पशायर, यूएसए। करें इसलिए हम संक्षेप में अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं कि जो मुख्य लक्ष्य है, ठीक है, पोस्ट वॉर ख़त्म हो जाने के, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उसके ख़त्म हो जाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक जो पूरा तंत्र था, ठीक है, इसका था कि हम कैसे भी हम आर्थिक स्थिरता बनाए रखें और पूर्ण रोजगार की स्थिति में रहें इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो औद्योगिक स्थिति है, यानी कि जो औद्योगिक वर्ल्ड है, जो औद्योगिक दुनिया है, इसमें पूर्ण रोजगार और आर्थिक स्थिरता बनी रहे, इसी पर ही पूरा फोकस था इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम्स का। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक जितने भी तंत्र थे उन सभी का जो मेन लक्ष्य था कि जो हमारा औद्योगिक दुनिया है उसमें आर्थिक स्थिरता और पूर्ण रोजगार की स्थिति बनाई रखी जा सके। और इसके लिए एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाया गया था, एक ऐसा ढांचा बनाया गया था, ठीक है, जिसमें एक ऐसा ढांचा बनाने की बात हुई जिसमें ये स्थिरता की बात हो, फुल एम्प्लॉयमेंट की बात हो, पूर्ण रोजगार की बात हो, जिसके लिए एक कॉन्फ्रेंस हुई, यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस। ये जुलाई 1944 में ब्रिटेन वुड्स, जो कि एक जगह है न्यू हैम्पशायर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, वहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। उस कॉन्फ्रेंस में ही जो है दो ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करने की बात हुई थी, इस्टेब्लिश करने की बात हुई थी। द ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस एस्टैब्लिश्ड द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF टू डील विद एक्सटर्नल सरप्लसेस एंड डेफिसिट्स ऑफ इट्स मेंबर नेशंस। द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको हम आम भाषा में वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं, इसका भी सेटअप जो था उस समय पर हुआ, फाइनेंस पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन। द IMF एंड द वर्ल्ड बैंक आर रेफर्ड टू एज द ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशंस और समटाइम्स द ब्रिटेन वुड्स ट्विंस। द पोस्ट वॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम इज ऑल्सो ऑफन डिस्क्राइब एज द ब्रिटेन वुड्स सिस्टम। अब देखो पूरा था क्या, जो ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस जो कि न्यू हैम्पशायर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हुई थी, ठीक है, इस कॉन्फ्रेंस के अकॉर्डिंग दो ऑर्गेनाइजेशन जो है इस्टेब्लिश्ड हुए, स्थापित हुए। पहले तो था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, जिसका मेन काम जो था वो था जो कि एक्सटर्नल जो शेष बाहर से जो सरप्लसेस थे, एक्स्ट्रा चीज़ें जो थी और जो डेफिसिट्स थे मेंबर नेशंस के, उनको डील करना। यानी कि जितने भी मेंबर कंट्रीज़ थे IMF के, ठीक है, उनके जितने भी एक्सटर्नल सरप्लसेस डेफिसिट थे उनको, उनके साथ डील करने का काम जो था IMF को दिया गया था। और इसी समय एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन भी इस्टेब्लिश किया था जिसका नाम था इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको हम वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं। इसका भी स्थापना जो है इसी ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस से हुई थी, ठीक है। और इसका जो मेन काम जो रखा था वो था कि वॉर के बाद जो भी रिकंस्ट्रक्शन होगा, ठीक है, जो भी हम
पुनर्निर्माण करेंगे उसमें ये फाइनेंस करेगा। द IMF और जो वर्ल्ड बैंक जो है, इन दोनों को ही हम ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस के नाम से जानते हैं, और कभी कभी इनको हम ब्रेटन वुड्स ट्विंस के नाम से ही बोलते हैं, जुड़वा के नाम से ही बोलते हैं। पोस्ट वॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम जो था वो पूरी तरह से ब्रेटन वुड्स सिस्टम के नाम से जाना गया। यानी कि वॉर के बाद जो भी इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम तैयार हुआ, ठीक है, उसको अब ब्रेटन वुड्स सिस्टम के नाम से जाने लगा था। The IMF and the World Bank commenced financial operations in 1947. Decision making in these institutions is controlled by the Western industrial powers. The US has an effective right of veto over key IMF and World Bank decisions. कह रहे हैं जो IMF था और जो वर्ल्ड बैंक था, ये दोनों ही जो है अपने जो है फाइनेंशियल ऑपरेशन, जितने भी वित्तीय लेन देन थे, वित्तीय काम थे, 1947 से उन्होंने अपना स्टार्ट कर दिया था। और इसमें जितने भी डिसीजन मेकिंग होती थी इस इंस्टीट्यूशन में, इन संस्थानों में जो भी निर्णय लिए जाते थे, इनमें ज़्यादातर जो कंट्रोल था, ठीक है, ज़्यादातर जो नियंत्रण था, वो पश्चिमी औद्योगिक ताकतों के हाथों में था, शक्तियों के हाथ में था। और ख़ास तौर पर जो बड़े डिसीजंस होते थे IMF और वर्ल्ड बैंक के, जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस होते थे, उन सभी में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है उसके इफेक्टिव राइट थे वीटो के, और जिसके अकॉर्डिंग वो जो है सारे डिसीजंस को जो है अफेक्ट करता था। इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम इज द सिस्टम लिंकिंग नेशनल करेंसीज एंड मॉनेटरी सिस्टम। द ब्रेटन वुड्स सिस्टम was based on fixed exchange rates. In this system, national currencies, for example the Indian rupee, were pegged to the dollar at a fixed exchange rate. The dollar itself was anchored to gold at a fixed prices of $35 per ounce of gold. अब देखो ये जो पैराग्राफ बता रहा है कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम था उस समय का, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक जो तंत्र था उस समय का, ठीक है, इसमें एक ऐसी व्यवस्था थी जिसके अंतर्गत अलग अलग देशों की, अलग अलग राष्ट्रों की जो करेंसीज थी और जो वहाँ की जो मौद्रिक तंत्र था उसको आपस में लिंक किया गया था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और ये जो ब्रेटन वुड्स सिस्टम था, ठीक है, ये बेस्ड था फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पर, यानी कि स्थिर विनिमय दरों पर ये स्थित था। और इस सिस्टम में, इस तंत्र में, इस व्यवस्था में जो राष्ट्रीय करेंसीज थी, ठीक है, जो राष्ट्रीय मुद्राएं थीं, एग्जाम्पल के लिए हम बात करें भारत के रुपए की, भारत का रुपया जो था डॉलर के साथ एक फिक्स्ड रेट से जो है बंधा हुआ था, और डॉलर जो था वो भी गोल्ड की एक गोल्ड के साथ एक फिक्स प्राइस के रूप में, जिसको हम $35 पर ऑन्स ऑफ गोल्ड के साथ बंधा हुआ था। ये सब चीज़ें उसमें हमें देखने को मिल रही थी। इसी के साथ हम जो है इस वीडियो को यहीं पर ओवर कर रहे हैं। अब इसके सेकंड पार्ट में हम जो है बाकी जो बचा हुआ पोर्शन है इस टॉपिक का, हम उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। और इसके साथ फिर जो हमारा जो है उसके बाद हमारा चैप्टर ये ओवर हो जाएगा। वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको कोई लगता है कोई परेशानी, कुछ समझ में नहीं आई है, तो आप कमेंट कर जो है उसके लिए पूछ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, इससे जो है काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। आप मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।